मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं एमए फ़ाइनल के 9th पेपर जर्नल सर्वे का एक मज़मून उर्दू ज़बान की पैदाइश और उसके मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात के बारे में इजहार ख़याल करूँगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि उर्दू ज़बान की पैदाइश किस तरह से हुई और उसके मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात क्या हैं। हमने पढ़ा था कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में ब्रज भाषा और खड़ी बोली को, यानी दहली के आसपास के जो इलाके थे, उसको उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। उसके बाद हमने मौलाना महमूद शरानी का नज़रिया, जो उन्होंने अपनी किताब पंजाब में उर्दू लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि उर्दू ज़बान पंजाबी के बहुत नज़दीक है और उसके कई अल्फाज आपस में मिलते जुलते हैं। इसलिए उर्दू के ख़मीर को तैयार करने में पंजाबी ज़बान का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज हम पढ़ेंगे दक्कन में उर्दू। दक्कन का इलाक़ा कहलाता है, जो हम नक्शे में देखते हैं नीचे की तरफ, यानी जो बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद, ये जो रियासतें थीं, यहाँ से दक्कन में उर्दू की शुरुआत हुई। लेकिन इसमें शुबा नहीं कि अरब और ईरान के रहने वालों से इब्तदाई ताल्लुक़ात दक्कन ही वालों से क़ायम हुए और हिंदुस्तान के जनूबी मगरबी साहिल की पूरी पट्टी सदियों के मेल जोल से ऐसी हो गई थी जिसमें ईरान और अरब के बहुत से लोग बस गए थे और उनकी ज़बान और तहज़ीब ने यहाँ वालों को मुतासिर किया था। लेकिन वह असर इसी तरह एक महदूद हिस्से में क़ायम रहा और हिंदुस्तान में अंदर की तरफ नहीं बढ़ा। दिल्ली में क़याम हुकूमत के एक अरसे बाद जब 1326 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक को अपना पाया तख्त दौलत आबाद बनाने का ख़याल हुआ और उन्होंने सारी दिल्ली को वहाँ मुंतकिल कर दिया, तो दहलवी ज़बान के बोलने वाले भी वहाँ मुंतकिल हो गए। सब के सब वापस नहीं आ सके। इन लोगों ने वहाँ की ज़बान के साथ साथ उर्दू को भी राइज करना शुरू किया। 1347 ईस्वी में हसन गंगोई बहमनी ने दक्कन में अपनी अलग सल्तनत क़ायम की। बाज़ वजह की बिना पर वहाँ ईरानियों का असर और इक़्तिदार ज़्यादा हो गया और ईरान, तुर्की वग़ैरह के गैर मुल्की वहाँ लाखों की तादाद में पहुँच गए। जब आदिल शाही सल्तनत क़ायम हुई तो वहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू करार पाई। ये 16वीं सदी की बात है। इसी तरह अगर हम देखें तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि उर्दू की इब्तिदा दिल्ली के गिरदोनवा में हुई। पंजाब में जो उर्दू की शक्ल थी वो उसकी ऐसी इब्तिदाई शक्ल थी जैसे चावल पकाने से पहले गर्म पानी किया जाता है। इसी तरह दक्कन में उर्दू दिल्ली से पैदा होकर पहुंची। साहिल हिंद पर जिस मखलूत ज़बान का क़यास किया जा सकता है उसने कभी अंदरून हिंद से रब्त कायम नहीं किया और इस वजह से इसको शुमार में नहीं लाया जा सकता। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उर्दू का अदबी सरमाया शुरू में दक्कन ही ने फ़राहम किया है और उसको बोली की हैसियत से बढ़ाकर अदब का दर्जा दिलाने का शर्फ भी दक्कन ही को है। दक्कन में कुली कुतुब शाह, ख़ास तौर से कुतुब शाही हुकूमत में कुली कुतुब शाह ने उर्दू को बहुत फ़रोग़ दिया और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी कुली कुतुब शाह को समझा जाता है। और उर्दू की पहली नसरी किताब पहले महराजुल आशिकीन, जो कि दक्कन में सैयद बंदा नवाज़ गेसू दराज ने लिखी थी, लेकिन बाद में तहक़ीक़ के मुताबिक मुल्ला वजी की सबरस को पहली नसरी किताब करार दिया गया। तो उर्दू ज़बान दक्कन में बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाई और उसको वहाँ पर फली फूली और शुमाली हिंद के में जाकर इसमें जो नुक्स थे, यानी ज़बान में जो ख़ामियाँ थीं और कुछ ऐसे अल्फाज थे जो कानों को गिरा गुज़रते थे, उनमें की इस्लाह की गई। और दक्कन में उर्दू ज़बान का जो नज़रिया है वो मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर वग़ैरह ने इस पर ज़ोर दिया है। इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू ज़बान तरक्की के कौन कौन से मराहिल तय करती हुई
شمالی ہند پہنچی، دوبارہ شمالی ہند پہنچی، اور شمالی ہند میں اس نے اپنی ترویج اور اپنی ترقی کے وہ مراحل ادا کیے کہ یہ زبان خاص اور عام کی زبان بن گئی،